जब मैंने अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि तभी तेज बारिश होने लगती है। अच्छा हुआ मैं टाइम पर घर पहुंच गया, नहीं तो बारिश में मेरी हालत खराब हो जाती। इतना कहकर अभिमन्यु अपने घर की डोरबेल बजाने लगा। कुछ ही देर में उसकी पत्नी सौम्या ने दरवाजा खोला। वैसे तो हमेशा लेट हो जाते हो, लेकिन आज बिल्कुल टाइम पर आ गए। क्या बारिश की खबर तुम्हें पहले से पता लग गई थी? अभिमन्यु मुस्कुराता हुआ अपने घर के अंदर चला गया और अपनी पत्नी सौम्या से कहा, मैं भी यही बात सोच रहा था कि अच्छा हुआ आज टाइम पर घर आ गया, नहीं तो इतनी ठंड के बीच यह बारिश मेरी हालत खराब कर देती। अच्छा तुम खाना लगा दो। कुछ देर के बाद अभिमन्यु खाना खाकर अपने रूम में गहरी नींद में सो गया। आधी रात के समय जोर की बिजली की घबराहट से अभिमन्यु की आँख खुल गई। अभिमन्यु उठकर बैठ गया। लगता है आज यहाँ बारिश किसी की जान लेकर ही रहेगी, अभी तक बंद नहीं हुई। तभी अभिमन्यु के कानों में डोरबेल की घंटी बजने की आवाज टकराई। इतनी रात में कौन हो सकता है? इतना कहकर अभिमन्यु धीरे धीरे कदमों से अपने घर से बाहर चला गया। अभिमन्यु ने देखा कि उसके घर के बाहर एक सुंदर लड़की खड़ी थी जो बारिश में भीग चुकी थी। कौन हो तुम? मैं एक अनजान मुसाफिर हूँ, मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। तुम जो कोई भी हो पहले अंदर आ जाओ, बारिश तेज हो रही है और ठंड भी बहुत ज्यादा है, बीमार पड़ जाओगे। नहीं, मैं चाह कर भी अंदर नहीं आ सकती। अब इस ठंड और बारिश में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारी यह हालत कैसे होगी? आपके हॉस्पिटल में काम करने वाला भैरव नाम का व्यक्ति बहुत निर्दयी और क्रूर है। कल जब आप उससे मिलना तो उससे कहना कि मैं उससे बदला जरूर लूंगी। मैंने उस लड़के से कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। मन्नू ने जैसे ही पलट कर देखा तो पीछे उसकी पत्नी सौम्या खड़ी थी और उसे सवालिया नजरों से देखे जा रहे थे। तुम किससे बात कर रहे हो और तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? और सौम्या, तुम्हें वो लड़की दिखाई नहीं दे रही? कब से कहा कि बारिश हो रही है, जो भी परेशानी है अंदर आकर बता दो, मगर न तो यह लड़की अपना नाम बता रही है और न ही अंदर आ रही है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बाहर कोई नहीं है। जब मैं आई तो तुम अकेले बात कर रहे थे। सौम्या की बात सुनकर अभिमन्यु बुरी तरह से चौंक पड़ा। अभिमन्यु ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके सामने कोई लड़की मौजूद नहीं थी। तुमने सपना देखा होगा या तुम्हें वहम हुआ होगा। अभिमन्यु तुरंत अपनी पत्नी के साथ अंदर चला गया। मेरी बात का विश्वास करो, उसने मेरे हॉस्पिटल में काम करने वाले भैरव का नाम लिया था। वही भैरव जो एक्सीडेंटल लाशों का पोस्टमार्टम किया करता है। सो जाओ अभिमन्यु, कितनी बार कहा है कि अस्पताल से कुछ दिन की छुट्टी ले लो, दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। इतना कहकर सौम्या गहरी नींद में सो गई। अभिमन्यु रात भर उस अनजान लड़की के बारे में सोचता रहा। अगले दिन अभिमन्यु तैयार होकर हॉस्पिटल चला गया। अस्पताल में अभिमन्यु अपने केबिन में बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर डॉक्टर नताशा आ चुकी। क्या हुआ डॉक्टर अभिमन्यु? आपके चेहरे पर थकान झलक रही है, ऐसा लगता है कि मानो कि आप रात भर सोए ही ना हो। हाँ, तुमने सही कहा डॉक्टर नताशा, अगर ऐसी बात है तो आप अकेले नहीं है। कल पूरी रात बारिश हो रही थी। मुझे लगता है हमारे शहर के 95% लोग सोए ही नहीं। वो मुझे आपको कुछ बताना है। कल रात आपके जाने के बाद रात 8 बजे अस्पताल में एक लड़की की डेड बॉडी आई थी जो कि बहुत बुरी अवस्था में थी। ऐसा लगता है मानो उस लड़की को जिंदा किसी ट्रक के सामने फेंक दिया गया हो और ट्रक उसे कुचलता हुआ चला गया हो। अब या तो मेरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। तभी अभिमन्यु के दिमाग में कल रात वाली लड़की की बात घूम गई। अभिमन्यु तुरंत डॉक्टर नताशा की ओर देखकर कहता है, भैरव कहाँ है? आप तो जानते हैं डॉक्टर की वह बदतमीज भैरव आधे समय तो नशे में ही रहता है। उसका आने और जाने का कोई समय ही नहीं है और डॉक्टर उसके खिलाफ एक्शन इसीलिए नहीं ले पाते क्योंकि वह इस हॉस्पिटल में पिछले 20 साल से लाशों का पोस्टमार्टम कर रहा है। जानता हूँ और वह अपने इसी एक्सपीरियंस का फायदा उठाता है। एक और बात डॉक्टर, जिस लड़की की डेड बॉडी कल रात यहाँ पर आई थी वह एक पुलिस केस बन गया था। पुलिस का कहना है कि उस लड़की का पोस्टमार्टम एक सीनियर डॉक्टर की निगरानी में किया जाए। अस्पताल की ओर से आपको ऑर्डर मिला है कि उस लड़की का पोस्टमार्टम आपकी निगरानी में हो। वो इतना कहकर डॉक्टर नताशा वहाँ से चली गई। डॉक्टर अभिमन्यु भैरव का अपने कैबिन में बैठे बैठे इंतजार करने लगा।
रात के 10 बज चुके थे मगर भैरव हॉस्पिटल नहीं आया। उसका नंबर भी बंद आ रहा था। अभिमन्यु अपने घर पर जाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि भैरव उसकी तरफ ही आ रहा था। जैसे ही भैरव डॉक्टर अभिमन्यु के नजदीक पहुंचा, अभिमन्यु बुरी तरह से क्रोधित हो गया। मैं तुम्हारा पिछले 10 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, आखिर तुम कहाँ थे? भैरव ने बड़ी बदतमीजी से डॉक्टर अभिमन्यु से कहा। मेरे ऊपर ज्यादा डॉक्टरी झाड़ने की कोशिश नहीं करना डॉक्टर बाबू। अरे आप भी सरकारी नौकर है, लेकिन हम थोड़े अलग किस्म के नौकर हैं। काम बोलिए काम। डॉक्टर अभिमन्यु दांत पीसते हुए बोला, एक और लड़की का पोस्टमार्टम करना है तो इसमें आप क्या करेंगे? आप जाकर घर पर सो जाइए, सुबह तक मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा। वैसे भी मुझे ही लाशों का पोस्टमार्टम करना होता है और उसमें होता क्या है? अरे हथौड़े से मार कर सर का ढक्कन खोलना होता है, पेट चीर कर अतड़िया बाहर निकालनी होती है। बकवास बंद करो। सुनो भैरव, कल एक लड़की की डेड बॉडी आई है। मुझे आदेश मिला है कि उसका पोस्टमार्टम मेरी निगरानी में किया जाए। जैसी आपकी इच्छा, लेकिन सोच लीजिए पोस्टमार्टम देखना भी एक बहुत बड़े कलेजे की बात होती है। कहीं बेहोश मत हो जाइएगा, नहीं तो हॉस्पिटल वाले मुझे एक कसूरवार समझेंगे। कुछ ही देर में डॉक्टर अभिमन्यु भैरव के साथ पोस्टमार्टम रूम में खड़ा था। न जाने क्यों अभिमन्यु का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अभिमन्यु ने देखा कि पोस्टमार्टम हाउस में एक लड़की की बॉडी रखी हुई थी, जिसके चेहरे पर सफेद कपड़ा ढका हुआ था। तभी अभिमन्यु के दिमाग में कल रात वाली घटना चलने लगे। अभिमन्यु भैरव से कहता है, कल आधी रात के समय में मेरे घर पर एक लड़की आई थी, देखने में बहुत खूबसूरत थी। वह कह रही थी कि तुमने उसके साथ कुछ बुरा किया है। भैरव, सच बताओ, आखिर तुमने क्या किया है? अभिमन्यु की बात सुनकर भैरव बुरी तरह से घबरा उठा, मगर कुछ ही देर में उसने अपने आप को संभाल लिया और गुस्से में अभिमन्यु से बोला, अपने काम से काम रखो डॉक्टर। कल रात को तो मैं शहर में ही नहीं था। इतना कहकर डॉक्टर अभिमन्यु ने उस लड़की के सर से सफेद कपड़ा हटा दिया, मगर उस लड़की का चेहरा देखकर अभिमन्यु की आंखें दहशत से फटी के फटी रह गई, क्योंकि सब उसी लड़की का था जो कल आधी रात में अभिमन्यु से मिलने आई थी। अभिमन्यु कांपता हुआ अपने आप से कहता है, ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर नताशा तो बता रही थी कि इसकी लाश रात के 8 बजे यहाँ पर लाई गई थी। अगर मर चुकी थी तो फिर आधी रात में जो मुझसे मिलने आई थी वह कौन थी? तभी अभिमन्यु की नजर भैरव पर पड़ी, जो कि बुरी तरह से कांप रहा था। अचानक उस लड़की की लाश ने अपनी आंखें खोल ली और धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई। उसकी फूली हुई लाश और बाहर निकली हुई आंखें बड़ी ही भयानक लग रही थी। अचानक वह भारी आवाज में अभिमन्यु से कहती है, मैं कल अपने घर जा रही थी। इस भैरव ने शराब के नशे में मुझे गलत इरादे से सुनसान जगह पर पकड़ लिया और जब यह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया तब इसने मुझे तेजी से आते हुए ट्रक के सामने फेंक दिया। वो ट्रक मुझे कुचल कर चला गया और इसने मेरी लाश के पास आकर कहा कि वैसे भी इसका पोस्टमार्टम तो मैं ही करूंगा। इतना कहकर वह भयानक लड़की भैरव को घूरने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुझे दूसरों का पोस्टमार्टम करने में बहुत मजा आता है ना? आज रात एक पोस्टमार्टम नहीं बल्कि 2 पोस्टमार्टम होंगे, एक मेरा और एक तेरा। तभी उसका शरीर बुरी तरह से फूलना शुरू हो गया। कुछ ही देर में भैरव की आंखें निकलकर बाहर आ गई। भैरव ने दम तोड़ दिया। भैरव के दम तोड़ते ही भयानक दिखने वाली लड़की अपनी जगह पर ऐसे लेट गई मानो कि वह कभी उठी ही नहीं थी। इस भयानक दृश्य को देखकर डॉक्टर अभिमन्यु पोस्टमार्टम रूम में ही बेहोश हो गए। अगली सुबह जब अभिमन्यु की आंख खुली तो उसने अपने आप को घर के अंदर पाया, जहां उसकी पत्नी एक पुलिस वाले के साथ खड़ी थी और उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। हम आपके होश में आने का इंतजार कर रहे थे डॉक्टर अभिमन्यु। मुझे बताया गया है कि आप भैरव के साथ परसों हादसे का शिकार हुई लड़की का पोस्टमार्टम करने गए थे, मगर जब सुबह अस्पताल वालों ने देखा तो भैरव की लाश उसी लड़की के बगल में बड़ी ही भयानक अवस्था में पड़ी हुई थी और आप बेहोश पड़े हुए थे। आखिर पोस्टमार्टम हाउस में क्या हुआ था? पुलिस वाले की बात सुनकर डॉक्टर अभिमन्यु ने पुलिस वाले को सारी घटना बता दी। मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर, आप मेरी बात को झूठ समझोगे, पर विश्वास कीजिए मेरा एक एक शब्द सच है। अभिमन्यु की बात सुनकर इंस्पेक्टर बहुत गहरे सोच में डूबता हुआ बोला, तुम्हारी बात पर विश्वास करता
चाहता हूँ डॉक्टर। शायद भैरव को उसे उसके किए की सजा मिल गई। कभी कभी हम वो देख लेते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। एनीवे, मैं इस केस की फाइल को बंद कर दूंगा। इतना कहकर पुलिस वाला वहाँ से चला गया। अब मन्नू ने उसी दिन डॉक्टरी करनी छोड़ दी। उसने अपने शहर को भी छोड़ दिया। आज भी वह दिल दहला देने वाली घटना याद आती है तो डर से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।